क्या हो अगर मैं कहूँ कि पिछली बार जब किसी ने ऑनलाइन जूते खरीदे थे। तो उस कंपनी को पहले से ही पता था कि वो खरीदारी होने वाली है। बिल्कुल। मतलब उस ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक होने से 48 घंटे पहले ही एल्गोरिदम को अंदाजा लग गया था। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? मतलब जब हम ऑनलाइन दुनिया में स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र फैसले ले रहे हैं। मुझे नीले जूते पसंद आए, मैंने क्लिक किया और खरीद लिया। हाँ, कंट्रोल हमारे हाथ में है, ऐसा लगता है। राइट। लेकिन आज की इस विशेष और गहरी चर्चा में हम यही देखने वाले हैं कि असल में कंट्रोल किसके हाथ में है। असाइनमेंट ऑन क्लिक नाम की कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए गए पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस कोर्स के नोट्स में पढ़ रही थी और मैं सच बताऊं तो मुझे लगा था कि इसमें सिर्फ कोड, सिंटैक्स और लूप्स के बारे में ही लिखा होगा। जो कि ज्यादातर लोग सोचते हैं डेटा साइंस मतलब सिर्फ कोडिंग। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे मैंने गहराई में जाना शुरू किया, मुझे समझ आया कि ये तो डेटा के पीछे छिपे इंसानी मनोविज्ञान को समझने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस का जो पूरा ताना बाना है वो पाइथन के इन डेटा फ्रेम्स के पीछे छिपा हुआ है। देखिए, असल में होता क्या है कि अगर कोई बिना ये समझे पाइथन में कोडिंग शुरू कर दे कि वो किस मानवीय व्यवहार को ट्रैक कर रहा है, तो वो सिर्फ कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा है। सही कहा। एक अच्छा डेटा एनालिस्ट संख्याओं के ढेर में इंसान को खोजता है। डेटा अपने आप में सिर्फ शोर है या नॉइज है। जब तक आप सही सवाल नहीं पूछते, वो डेटा आपको कोई जवाब नहीं देगा। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। डेटा में गोता लगाने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम किस तरह के ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं, और नोट्स के मुताबिक यहीं से शुरुआत होती है सेगमेंटेशन या ग्राहक विभाजीकरण की। बिल्कुल, सेगमेंटेशन सबसे बुनियादी कदम है। अब जनसांख्यिकीय या डेमोग्राफिक्स के बारे में तो सब जानते ही हैं, जैसे उम्र, लिंग, आय, शिक्षा या फिर ज्योग्राफिक लोकेशन। ये तो बिजनेस दशकों से करते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डेमोग्राफिक डेटा आपको केवल ये बताता है कि आपका ग्राहक कौन है। लेकिन बिजनेस को क्या चाहिए? बिजनेस को ये जानना है कि वो क्यों खरीदता है। और यहीं पर पाइथन और डेटा टूल्स का असली काम शुरू होता है, जब हम साइकोग्राफिक और बिहेवियरल सेगमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। साइकोग्राफिक मतलब? उनकी जीवन शैली और रुचियां। हाँ, ग्राहकों की जीवन शैली, उनके मूल्य, उनकी सोच, और बिहेवियरल मतलब उनके खरीदारी के पैटर्न्स। लेकिन एक सेकंड रुकिए, उम्र या सैलरी जानना तो बहुत आसान है, वो तो कोई भी फॉर्म में भर देता है। लेकिन कोई इंसान पर्यावरण को लेकर कितना जागरूक है या उसकी जीवन शैली कितनी लग्जरी ओरिएंटेड है, ये डेटा आप किसी स्प्रेडशीट में कैसे कैप्चर कर सकते हैं? यही तो चुनौती है। मतलब ये तो बहुत ही अमूर्त सी चीज है। सीधे तौर पर तो आप पूछ ही नहीं सकते। कोई भी कस्टमर फॉर्म में ये चेक बॉक्स टिक नहीं करता कि मैं बहुत ही इम्पल्सिव खरीदार हूं या मैं बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करता हूं। हाँ, कोई ऐसा क्यों लिखेगा? तो इसे हम प्रॉक्सी मैट्रिक्स के जरिए मापते हैं। मान लीजिए पाइथन का इस्तेमाल करके एक एनालिस्ट एक वेबसाइट के लाखों क्लिक्स का विश्लेषण कर रहा है। अच्छा। वह देखता है कि एक खास यूजर सस्टेनेबल या ऑर्गेनिक टैग वाले प्रोडक्ट्स पर ज्यादा देर तक रुकता है, उनके डिस्क्रिप्शन पढ़ता है और उन आर्टिकल्स पर क्लिक करता है जो इको फ्रेंडली जीवन शैली के बारे में है। अरे वाह! तो आप उस यूजर के डिजिटल फुटप्रिंट से उसकी साइकोलॉजी का एक पूरा प्रोफाइल बना रहे हैं। बिल्कुल। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इन लाखों छोटे छोटे इंटरेक्शंस को एक साथ जोड़ता है और ग्राहकों को उनके व्यवहार के आधार पर अलग अलग बकेट्स में डाल देता है। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी अलमारी को व्यवस्थित करने जैसा हो गया। अलमारी? हाँ, मतलब आप कपड़ों को यूं ही तो नहीं फेंकते ना अलमारी में, आप उन्हें मौसम के हिसाब से अलग करते हैं, जो डेमोग्राफिक हो गया, फिर अवसर के हिसाब से जैसे पार्टी वेयर या ऑफिस वेयर, जो साइकोग्राफिक हो गया। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और कितनी बार आप उन्हें पहनते हैं, वो बिहेवियरल हो गया। एकदम सटीक। और जब ये सारा डेटा क्लीन होकर पाइथन की पांडास लाइब्रेरी जैसी जगह पर आता है, तो एनालिस्ट इन सभी वेरिएबल्स को क्रॉस रेफरेंस करते हैं। मतलब वो अलग-अलग पैटर्न्स को मिलाकर देखते हैं। हाँ, वो देखते हैं कि 25 से 30 साल के वो लोग जो रात 11 बजे के बाद लॉगिन करते हैं, जो कि डेमोग्राफिक और बिहेवियरल का मिक्स है, वो आमतौर पर फिटनेस प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीदते हैं, जो कि साइकोग्राफिक है। और अब उनके पास एक ऐसा पैटर्न है जिसपे वो दांव लगा सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं से हम नोट्स के अगले हिस्से में प्रवेश करते हैं।
पैटर्न और रुझान या स्पॉटिंग पैटर्न्स। अब खरीदारी की आवृत्ति समझना तो आसान है, लेकिन एक टर्म जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो है चर्न रेट। चर्न रेट ओह, चर्न रेट। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक साइलेंट किलर की तरह होता है। यानी वो दर जिस पर ग्राहक आपको छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल इसके मैकेनिज्म को लेकर है। एल्गोरिदम को कैसे पता चलता है कि कोई ग्राहक छोड़कर जाने वाला है? अच्छा सवाल है। क्योंकि जब मैंने किसी ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया तब तो मैं जा चुकी हूँ। तब भविष्यवाणी करने का क्या फायदा? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और यहीं पर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का असली जादू काम आता है। देखिए, चर्न का मतलब सिर्फ अनइंस्टॉल करना नहीं है। तो फिर क्या है? एल्गोरिदम माइक्रो डिलेज और एंगेजमेंट ड्रॉप्स को ट्रैक करता है। मान लीजिए पैटर्न ये है कि कोई यूजर हर 3 दिन में ऐप खोलता है। ठीक है। फिर अचानक ये गैप 5 दिन का हो जाता है। उसने लगातार 2 प्रमोशनल ईमेल्स को बिना खोले ही डिलीट कर दिया। उसने कार्ट में कुछ ऐड तो किया, लेकिन चेकआउट नहीं किया। मतलब मशीन उस ठंडे पड़ते हुए व्यवहार को, उस दूरी को पकड़ रही है। एकदम सही। पाइथन में लिखे गए मॉडल इन सभी छोटे छोटे सिग्नल्स को एक चर्न प्रोबेबिलिटी स्कोर में बदल देते हैं। अगर स्कोर 80% से ऊपर जाता है तो सिस्टम को पता चल जाता है कि ये ग्राहक जाने वाला है। और ठीक उसी समय एक वी मिस यू ईमेल के साथ 20% का डिस्काउंट कूपन आ जाता है। हाँ, ये एक अलार्म सिस्टम है जो नुकसान होने से पहले बचता है। ये तो वाकई कमाल है। लेकिन इसी के साथ नोट्स में एक और कॉन्सेप्ट है जिस पर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू या CLV। CLV जो ये अनुमान लगाता है कि एक ग्राहक अपने पूरे भविष्य के रिश्ते में कंपनी को कुल कितना शुद्ध लाभ देगा। अब यहाँ मुझे थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। किस बात की दिक्कत? यहाँ एक बात दिलचस्प है। क्या CLV की गणना करना ग्राहकों को सिर्फ एक प्रॉफिट टैग के रूप में देखने जैसा नहीं है? मतलब क्या इससे हम उनके वास्तविक अनुभव को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? हम तो बस ये देख रहे हैं ये इंसान हमें 50,000 रुपए कमा कर देगा तो इस पे ध्यान दो। ये एक बहुत ही जायज चिंता है। सतह से देखने पर यह बहुत ही क्रूर और सिर्फ मुनाफे पर केंद्रित सोच लग सकती है ना? मुनाफे पर फोकस करना तो हमेशा कंपनी के फायदे में होता है, ग्राहक के नहीं। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो CLV वास्तव में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा टूल है। वो कैसे? क्योंकि CLV सिर्फ आज की बिक्री के बारे में नहीं है, ये लाइफ टाइम के बारे में है। अगर कोई कंपनी केवल एक बार का मुनाफा देखना चाहती है तो वो कोई घटिया प्रोडक्ट महंगी कीमत पर बेचकर निकल जाएगी। हाँ, जो कि बहुत सी कंपनियां करती भी हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वो CLV बढ़ाने पर फोकस करते हैं तो उन्हें मजबूरन ये सोचना पड़ता है कि हम इस ग्राहक को अगले 5 साल तक अपने साथ कैसे बनाए रखें। ओह, मतलब उन्हें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। हाँ, और इसका केवल एक ही तरीका है, उन्हें बेहतरीन प्रोडक्ट देना, शानदार कस्टमर सर्विस देना और उनकी समस्याओं को तुरंत सुलझाना। तो अंततः ये कंपनियों को ग्राहकों के साथ बेहतर व्यवहार करने पर मजबूर करता है। मैंने इस नजरिए से तो सोचा ही नहीं था। मतलब अगर आप लंबा गेम खेलना चाहते हैं तो आपको सच में ग्राहक का ख्याल रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और इस लंबे गेम को खेलने के लिए एनालिस्ट्स एक ठोस वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन करते हैं। हवा में तीर नहीं चलाए जाते। हाँ, नोट्स में एक 6 स्टेप एनालिटिकल प्रोसेस का बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। सही कहा। अब मैं इसे थ्योरी की तरह 1 से 6 तक नहीं पढ़ना चाहती। चलिए इसे एक असली डेटा प्रॉब्लम के साथ विजुअलाइज करते हैं। एक जासूसी कहानी की तरह, जहां डेटा सबूत है और एनालिस्ट एक जासूस। हाँ, ठीक है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। उनके पास वेबसाइट ट्रैफिक ट्रैक करने के लिए गूगल एनालिटिक्स है और सेल्स ट्रैक करने के लिए CRM सिस्टम्स हैं। ठीक है, टूल्स तैयार है। अचानक वो देखते हैं कि वेबसाइट पर लोग आ तो रहे हैं, लेकिन बिक्री लगातार गिर रही है। तो यहाँ से हमारा पहला स्टेप शुरू होता है, डिफाइन प्रॉब्लम, यानी उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। बिल्कुल। और समस्या ये नहीं है कि बिक्री कम है, समस्या ये है कि ट्रैफिक हाई है लेकिन कन्वर्जन रेट गिर रहा है। सवाल एकदम सटीक होना चाहिए। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है, कलेक्ट डेटा, मतलब प्रासंगिक और सटीक जानकारी इकट्ठा करना। हाँ, हम गूगल एनालिटिक्स से यूजर जर्नी निकालते हैं, सोशल मीडिया एनालिटिक्स से देखते हैं कि लोग ब्रांड के बारे में क्या कह रहे हैं। और फिर आता है तीसरा स्टेप, एनालाइज डेटा, पैटर्न और विसंगतियों को खोजने के लिए सॉफ्टवेयर से डेटा का विश्लेषण करना। यहीं पर पाइथन काम आता है। एनालिस्ट्स लाखों रोज वाले कच्चे डेटा को प्रोसेस करते हैं। मान लीजिए वो एक पैटर्न निकालते हैं कि 90% लोग पेमेंट पेज तक जाते हैं लेकिन वहां से वापस लौट आते हैं। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है?
मतलब अगर मैं एक अनुभवहीन एनालिस्ट हूं तो मैं डेटा देखकर सीधा मैनेजमेंट से कह दूंगी कि सर, लोग पेमेंट पेज से लौट रहे हैं क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, दाम कम कर दो। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या वो व्याख्या सही है? ये हमारा चौथा स्टेप है, इंटरप्रेट रिजल्ट्स या परिणामों की व्याख्या करना। और नोट्स के अनुसार ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। बिल्कुल, क्योंकि डेटा आपको केवल ये बताता है कि क्या हो रहा है, ये आपको क्यों नहीं बताता। व्याख्या का काम इंसान का है। अनुभवहीन एनालिस्ट दाम कम करवा देगा और कंपनी का लाखों का नुकसान कर देगा। क्योंकि उसने संदर्भ मिस कर दिया। एकदम सही। एक अच्छा एनालिस्ट थोड़ा और गहरा खोदेगा। वो देखेगा कि वो 90% लोग जो वापस लौट रहे हैं वो सब स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह! और जब एनालिस्ट खुद मोबाइल पर वो पेमेंट पेज खोलकर देखता है तो पता चलता है कि वेबसाइट का बाय नाउ बटन मोबाइल स्क्रीन के बाहर जा रहा है। हाँ, कोई उसे क्लिक ही नहीं कर पा रहा है। समस्या कीमत की नहीं थी, समस्या यूआई और यूएक्स की थी। अगर गलत व्याख्या की तो आप स्टेप 5 डेवलप स्ट्रेटजीज और स्टेप 6 इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर में करोड़ों रुपए किसी ऐसी चीज को ठीक करने में बर्बाद कर देंगे जो कभी खराब थी ही नहीं। और इसीलिए ये 6 स्टेप प्रोसेस इतनी जरूरी है। ये एक शानदार उदाहरण है और इसी थ्योरी को असल दुनिया में कैसे लागू किया जाता है, इसका एक बहुत ही बेहतरीन रियल वर्ल्ड केस स्टडी हमारे स्रोत में दिया गया है। वो रिटेल कंपनी वाली केस स्टडी? हाँ, जो अपनी ऑनलाइन बिक्री बढ़ाना चाहती थी। उन्होंने बस ये नहीं देखा कि उनके पास कितने ग्राहक हैं, उन्होंने अपने कस्टमर बेस को 3 बहुत ही विशिष्ट हिस्सों में बांटा। ठीक है। पहला लगातार खरीदने वाले, दूसरा कभी कभार खरीदने वाले और तीसरा एक बार खरीदने वाले। अगर हम इसके पीछे की डेटा साइंस को समझें तो उन्होंने जरूर आरएफएम एनालिसिस यानी रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू का इस्तेमाल किया होगा। ये क्या होता है? ये बहुत ही क्लासिक तकनीक है जो ग्राहकों को इस आधार पर स्कोर देती है कि उन्होंने हाल ही में कब खरीदा, कितनी बार खरीदा और कितना पैसा खर्च किया। अच्छा, तो एक बार जब एल्गोरिदम ने उन्हें इन 3 बकेट्स में डाल दिया तो कंपनी ने हर ग्रुप के लिए अलग रणनीति बनाई। उन्होंने अपने लगातार खरीदने वालों को लॉयल्टी प्रोग्राम और वीआईपी अर्ली एक्सेस दिए, क्योंकि वो जानते थे कि इनका सीएलवी बहुत ज्यादा है। राइट। वहीं कभी कभार खरीदने वालों के लिए उन्होंने नए उत्पादों के पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजे और परिणाम बहुत शानदार रहा, बेहतर बिक्री और संतुष्टि दोनों। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये ट्रेंड सिर्फ डेटा तक सीमित नहीं है, ये हमें भविष्य के उभरते हुए रुझानों के बारे में भी बताते हैं। हाँ, नोट्स के आखिरी हिस्से में इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात की गई है, जैसे पर्सनलाइजेशन। आज ग्राहक केवल ये नहीं चाहते कि आप उनका नाम ईमेल में लिखें, वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें वही चीजें दिखें जो उनके व्यक्तिगत अनुभव से मेल खाती हों। बिल्कुल। एक और बहुत बड़ा ट्रेंड जो उभर कर आ रहा है वो है सस्टेनेबिलिटी। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी दिखाने वाले ब्रांड्स का चुनाव। और ये कोई मार्केटिंग नौटंकी नहीं है, डेटा साफ दिखा रहा है कि लोग उन ब्रांड्स को छोड़ रहे हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ये रुझान केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि ये समाज के बदलती हुई उम्मीदों का आईना है। सही बात है। और एक और ट्रेंड जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है ओमनी चैनल एक्सपीरियंस, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स के बीच बिना रुकावट का अनुभव। ये आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं इसकी तुलना एक ऐसे रेस्टोरेंट से करूंगी जहां आप पहली बार जाते हैं लेकिन वेटर को पहले से पता होता है कि आप घर पे क्या खाना पसंद करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। मतलब आप ऑनलाइन ऐप पर एक जैकेट कार्ट में छोड़ते हैं और 2 दिन बाद जब आप उसी ब्रांड के ऑफलाइन स्टोर में जाते हैं तो सेल्समैन कहता है वो जैकेट जो आपने ऐप पर देखी थी वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। ये है असली ओमनी चैनल और इसके केंद्र में है मोबाइल कॉमर्स। स्मार्टफोन के जरिए बढ़ती खरीदारी हमारा सबसे बड़ा बिहेवियरल ट्रैकर बन चुकी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि ग्राहक व्यवहार विश्लेषण केवल पाइथन में कोड लिखने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव स्वभाव को समझने, सही सवाल पूछने और उस डेटा के आधार पर ऐसे फैसले लेने के बारे में है जो ग्राहकों और बिजनेस दोनों के लिए फायदेमंद हो। यही एक सफल डेटा एनालिस्ट की पहचान है। लेकिन इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक नया विचार है जो मेरे दिमाग में काफी देर से घूम रहा है। बताइए। आजकल मोबाइल कॉमर्स और पर्सनलाइजेशन इतना बढ़ गया है कि एल्गोरिदम हमारी पसंद का अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे डेटा विश्लेषण और अधिक उन्नत होता जाएगा, क्या एक दिन ऐसा आएगा जब ये सिस्टम हमारे व्यवहार की भविष्यवाणी हमसे भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे? ये सोचने वाली बात है।
क्या मशीनें इंसानों को इंसानों से ज्यादा बेहतर समझने लगेंगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या हमारे फैसले सच में हमारे अपने रह जाएंगे? बहुत ही गहरा सवाल है। श्रोताओं की सोचने के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अपने डेटा के प्रति जागरूक रहिए और खुद से सवाल पूछते रहिए। आपसे अगली बार मुलाकात होगी।